चलो स्टार्ट करते हैं फिर अपना। पानी वानी पी लिया? यस सर। चलो अच्छी बात। नहीं हम सर, लोग टाइम नहीं। टाइम हुआ ना। हम लोगों ने कल जो डिस्कस किया था, कल हमने कोडोमिनेंस पढ़ रहे थे हम लोग। तो मेंडल का सेकंड लॉ जो हम पढ़ रहे थे, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस हम लोग पढ़ रहे थे। तो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस में हमने पढ़ लिया था कि when two pure contrasting traits are crossed, the trait which appear in the F1 generation is the dominant one। तो कंप्लीट डोमिनेंस हमने पढ़ लिया था, तो इसका डेविएशन पढ़ रहे थे हम लोग। तो कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, डोमिनेंस, इनकम्प्लीट और कंप्लीट डोमिनेंस। हाँ सुपर और ओवर डोमिनेंस, ये हम ओवर। हाँ ये हम देख लेंगे। उसके बाद हम लोगों ने कल कोडोमिनेंस पढ़ा था। तो कोडोमिनेंस का हमने जो एक एग्जांपल लिया था, दैट इज द AB ब्लड ग्रुप। AB ब्लड ग्रुप, कोई बताएगा मुझे जो AB ब्लड ग्रुप के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड ग्रुप के लिए, वो आई जीन होता है, किस क्रोमोसोम पे होता है? 9 क्रोमोसोम। 9 क्रोमोसोम। अच्छा, जो आई जीन होता है उसकी 3 अलील्स होते हैं, तुम लोगों को पता ही है। आई IB IO। वेरी गुड। क्या ये मल्टीपल एलिलिज्म इंडिविजुअल में मिलता है, पॉपुलेशन में? क्या किसी इंडिविजुअल में तीनों में? पॉपुलेशन में मिलता है। पॉपुलेशन। वेरी गुड बेटा, गुड बेटा। अच्छा ये बात तो ठीक है। एक क्वेश्चन पूछना था तुम लोगों से, अभी याद आएगा तो पूछूंगा मैं, कोई नहीं। आई जीन जो होता है, आई जीन एक एंजाइम बनाता है, उस एंजाइम का नाम था ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज। ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज, ये एंजाइम क्या करता है? ग्लाइकोसाइलेशन करता है। इसका माइक मनु ऑफ करना बेटा, माइक हो गया, चल कर दिया सर। ठीक है। हाँ, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ H एंटीजन। मेरी आवाज आ रही है ना? यस यस Yes, sir. ये पूरी ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ H एंटीजन करता है। तो अगर ये एंजाइम किसी में IA एलील है, तो IA एलील अल्फा एन ग्लैक्टोसामीन अटैच करता है, ग्लैक्टोसामीन, यस सर। ठीक है, यस सर। ये एंटीजन। और अगर IB ग्लैक्टोज ऐड करता है तो गैलेक्टोज। हाँ ग्लैक्टोज ऐड करता है, ये तो एग्जैक्टली ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। और अगर IO है तो IO मतलब कोई एंटीजन ऐड ही नहीं होता, शुगर ही नहीं है। हाँ बनेगा ही नहीं सर। एग्जैक्टली बेटा, सही बात। हम लोगों ने एग्लूटिनेशन वाला पॉइंट पढ़ लिया था, ये सब चीजें डिस्कस कर ली थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आज ब्लड ग्रुप की हमारी पूरी बायोकेमिकल, और हम लोगों ने अच्छा ये RH फैक्टर इनकॉम्पेटिबिलिटी भी पढ़ लिया था, ठीक है, रीजस फैक्टर। यस यस सर। सर बॉम्बे फिनोटाइप भी पढ़ा थोड़ा सा। बॉम्बे फिनोटाइप भी पढ़ लिया था, गुड। तो बेटा आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मैंने तुम्हें बताया था कि इनकम कोडोमिनेंस में क्या होता है? कोडोमिनेंस में दोनों के दोनों तुम्हारे पेरेंट्स के कैरेक्टर्स आ जाते हैं। कि जैसे मेंडल बोलते थे कंप्लीट डोमिनेंस में F1 जनरेशन में केवल एक ही ट्रेट आएगी, लेकिन कोडोमिनेंस में दोनों ट्रेट आ जाती हैं, उसमें कोई डोमिनेंट रिसेसिव एलील का कंसेप्ट ही नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस को में क्या होता है देखेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक और नाम है पार्शियल डोमिनेंस। पार्शियल डोमिनेंस, एक और नाम है मोज़ैक डोमिनेंस। अभी ये जो एलन की टेस्ट सीरीज चलती है ड्रॉपर बैच में, तो ये क्वेश्चन आया था मोज़ैक डोमिनेंस किसको बोलते हैं, ठीक है। मोज़ैक डोमिनेंस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है? एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर in a F1 generation is a fine mixture of parents present in homozygous state। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? हमने डिस्कस किया था, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ली थी जिसमें मैंने एक व्हाइट डॉग और ब्राउन डॉग लिया था, तो उसका फाइन मिक्सचर। हाँ, तो इसका रियल एग्जांपल लेते हैं बेटा। जो रियल एग्जांपल होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, वो कार्ल कॉरेंस ने दिया था, ठीक है। कार्ल कॉरेंस
बेटा पोस्ट मेंडल इनहेरिटेंस है, मेंडल का डेविएशन है, मेंडल इस बारे में नहीं बता पाए थे। तो कार्ल कॉलिंस ने जो स्टडी किया था मिराबलिस जलापा में, मिराबलिस जलापा प्लांट होता है, 4 o'clock plant. फोर लोग प्लांट। Yes. ठीक है। तो उन्होंने देखा, बेटा ध्यान सुनेंगे इस बात को, उन्होंने क्या काम किया, देखा रेड कलर के फ्लावर्स थे इसके, रेड फ्लावर्स आर आर, वो क्रॉस कराया उन्होंने व्हाइट कलर के फ्लावर से, व्हाइट फ्लावर से, स्मॉल आर, ठीक है। तो जब क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन जो बनी, F1 जनरेशन जो बनी बेटा, F1 जनरेशन में बनी तो जीनोटाइप आया कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो ना तो रेड कलर आया ना व्हाइट कलर आया, कलर आ गया पिंक, कलर क्या आ गया, पिंक। तो भाई अगर एक कंप्लीट डोमिनेंट होता, मेंडल क्या कहते थे भाई, F1 जनरेशन में या तो रेड आना चाहिए था या व्हाइट आना चाहिए था, लेकिन आ क्या गया, पिंक आ गया। ना तो रेड कलर आया ना व्हाइट, इन दोनों का फाइन मिक्सचर आ गया। तो मेंडल से तो डेविएट करके, मेंडल तो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे इसको। तो दिस इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और ये जो F1 जनरेशन आई, इस F1 जनरेशन की सेल्फिंग करा दें अगर हम, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन करा दें, इसको हम सेल्फ पॉलिनेट करा दें तो F2 जनरेशन आएगी। F2 जनरेशन में जो जीनोटाइप बनेगा वो ऐसा बनेगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट, किसी को इसमें डाउट तो नहीं F2 में ये बनेगा कैसे बना, सबको समझ आएगा ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, तो बेटा देखा गया ये वाला फिनोटाइप आया रेड कलर के फ्लावर, ये आया व्हाइट कलर के फ्लावर, और ये दो आए ये पिंक कलर के फ्लावर है। तो अगर हम देखें फिनोटाइपिक रेशियो इस केस में, फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 और जीनोटाइपिक रेशियो Same. 1 to 1:2:1। तो 1:2:1। हाँ, लेकिन अगर कंप्लीट डोमिनेंस होता तो कंप्लीट डोमिनेंस में फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 आना था, लेकिन यहाँ पे डेविएट कर गया। फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों सेम निकले F2 जनरेशन के, 1:2:1, सेम एक कोडोमिनेंस में भी आया था। तो इधर भी हाँ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो F2 जनरेशन में सेम रहते हैं, दैट इज 1:2:1, राइट। अच्छा ओके, तो ये हमारा हो गया। तो हम एक नोट डाल के एक पॉइंट लिख लेते हैं, नोट डाल के, इन incomplete and codominance phenotypic and genotypic ratio are same, that is 1:2:1, but in complete dominance both are different, कंप्लीट डोमिनेंस में दोनों अलग होते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। एक और, ये पहला एग्जांपल था बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो हमने पढ़ा। एक और एग्जांपल है सेम ऐसे ही है, फ्लावर कलर ऑफ एंटीरियम मेजर्स, फ्लावर कलर। तो बेटा ये भी फ्लावर कलर ही था, मिराबलिस जलापा का ये क्या था, फ्लावर कलर ही है। ठीक है, फ्लावर कलर इन एंटीरियम मेजर्स। देखा है एंटीरियम मेजर्स तुम लोगों ने? स्नैपड्रैगन बोलते No, हैं। sir. अरे देखा होगा, घरों में लगते हैं। दिखा दो. अब दिखाते हैं, डॉग फ्लावर, देखना जरा। सर वैसे आपको फायदा तो हो गया सर, पहले क्लास में आती जाकर दिखाना पड़ता था। हाँ, और तुम्हें, और देखो ये वाला फ्लावर है बेटा स्नैपड्रैगन का, देखा है ये वाला? बाइलेबिएट कोरोला होता है इसका। अभी और कोई पिक्चर देखो, ये रहा, अगर ये बाइलेबिएट कोरोला, ऐसा देखा फ्लावर? आ ही नहीं रहा. स्क्रीन ये तो नहीं देखा था यार सर. डेकोरेशन में तो बहुत देखा सर. देखो जरा एक बार। देखा है सर। हाँ, ये देखो, ये है पूरा स्नैपड्रैगन। ठीक है, इसको पता है, अगर इस जगह से इसको दबाएं ना हम लोग, इस जगह से इसको दबाएं
तो इसके ये जो कोरोला होती है ओपन हो जाती है डॉग की तरह, जैसे ये पीछे तो ये ओपन हो जाती है ऐसे। ये कभी देखना अगर तुम्हें दिखे तो, मुझे दिखेगा स्कूल में, तुम हम लाएंगे इसको। ठीक है चलो। तो फ्लावर कलर इन एंटीनियर मेजर स्नैपड्रैगन डॉग फ्लावर। ठीक है, तो इसका भी यही है बेटा, सेम यही है इन्होंने, ये रेड कलर के फ्लावर्स थे, क्रॉस कराया था व्हाइट से, तो F1 जनरेशन में ये आए, ये पिंक थे, सेम उसकी तरह था। ठीक है, फिर F2 जनरेशन का भी कर लोगे। तो ये सेकंड एग्जांपल है। थर्ड एग्जांपल एक और ले लेते हैं। एक और एग्जांपल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। एग्जांपल है एडल्सोनियन फाउल्स, एडलोशियन फाउल्स, एडलोशियन फाउल्स। ठीक है, फाउल्स है ये, फाउल्स तो जानते हो बर्ड्स। ठीक है, अब देखो ब्लैक कलर है, कैपिटल बी को क्रॉस कराया व्हाइट से, स्मॉल बी से। तो F1 जनरेशन में देखा ना तो ब्लैक आया ना व्हाइट आया, ब्लू कलर आया, नहीं ब्लू आया, ब्लूइश कलर आया। तो ये भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ये भी कंप्लीट डोमिनेंस। मतलब कंप्लीट डोमिनेंस होता था या तो ब्लैक आता व्हाइट आता, लेकिन इन दोनों में से इनका थोड़ा मिक्सचर आ गया ब्लू, तो डेट इज द एडोल्टेशन फाउल्स में फेदर कलर है, ये फेदर कलर ऑफ एडलोशियन फाउल्स। तो बेटा ये 3 एग्जांपल हमने पढ़े। तो तुम लोगों को जो पूछेगा वो यही पूछेगा, मिराबली जलापा का एनसेड और या स्नैपड्रैगन का, तो थोड़ा ये याद रखना। तो हम लोगों ने कोडोमिनेंस पढ़ लिया जहाँ पे मेंडल वेरी करते थे, हम लोगों ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ लिया जहाँ पे मेंडल को हम चैलेंज करते हैं, और एक और देखना, जरा आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम सुनेंगे ओवर डोमिनेंस और सुपर डोमिनेंस। ओवर डोमिनेंस या फिर सुपर डोमिनेंस, अब देखते हैं। इसमें हाइब्रिड विगर का कंसेप्ट आ जाएगा, याद करो हाइब्रिड विगर एक टर्म थी ना। हेट्रोसिस। हेट्रोसिस। हाँ हेट्रोसिस टर्म, हाँ हेट्रोसिस। अब सुनेंगे जरा क्या होता है, ध्यान सुनेंगे इस बात को। इसका एक एग्जांपल है सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया थोड़ा समझेंगे। अब देखो जो सिकल सेल अनीमिया है ना बेटा, दिस इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। अभी बताते हैं। ऑटोसोमल मतलब ऑटोसोम्स पे होती है, ऑटोसोम्स जो मेल और फीमेल में सेम होता है। रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। अब सुनो, रिसेसिव ट्रेट है मतलब तुम्हें पता होमोजाइगस स्टेट में एक्सप्रेस करेगी, हेट्रो में तो नहीं करेगी। तो अगर भाई पॉपुलेशन है एक, जैसे एक आइलैंड है वहाँ बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो उसमें जो जीनोटाइप पॉसिबल है वो ऐसा पॉसिबल है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, HbN 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 मतलब नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। HbN HbS मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन। HbS मतलब होमोजाइगस कंडीशन। अब सुनो, इस केस में अगर हम देखें ना बेटा, तो ये वाला जो जीनोटाइप है, ये वाला, ये रिसेसिव है। ठीक है, रिसेसिव है, दोनों क्रोमोसोम पे ट्रेट है, रिसेसिव है। तो ये जो लोग होंगे वो सिकल सेल अनीमिक होंगे, सिकल सेल अनीमिक, परेशान है सिकल सेल अनीमिया से। ये जो लोग हैं ये तो नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये जो लोग हैं ना, ये वाले, ये हाइब्रिड जो आ रहा है, ये हाइब्रिड, ये नॉर्मल ही है, ये नॉर्मल है, इनको सिकल सेल एनीमिया नहीं है, मतलब कैरियर बोल सकते हैं, नॉर्मल है, इनको सिकल सेल एनीमिया नहीं है। लेकिन अब सुनो, जो सिकल सेल एनीमिक के जो कैरियर होते हैं, मतलब देखो ये जो लोग थे, ये वाले जो नॉर्मल है, इनको मलेरिया हो सकता है, मलेरिया के लिए सेंसिटिव है। तो मलेरिया से हो, लेकिन ये वाले जो लोग हैं ना हाइब्रिड वाले, वैसे भी नॉर्मल है और मलेरिया रेजिस्टेंट भी है, ये मलेरियल रेजिस्टेंट भी हैं ये लोग। ठीक है, ये भी मलेरिया रेजिस्टेंट है, लेकिन ये तो वैसे ही सिकल सेल एनीमिया से परेशान है, ये तो वैसे ही इससे परेशान है। तो मुझे बताओ, ये वाला जो हमारा जीनोटाइप था, ये वाला हाइब्रिड कंडीशन में नॉर्मल है भाई, चलो अच्छी बात है, और मलेरिया रेजिस्टेंट भी है,
तो ये वाला है, ये वाला जीनोटाइप तो इससे भी अच्छा है और इनसे भी अच्छा है भाई। इनको मलेरिया हो सकता है लेकिन नॉर्मल है, ये सिकल सेल एनीमिया से परेशान है, लेकिन ये मलेरिया भी नहीं होगा, नॉर्मल भी रहेंगे। तो ये जो जीनोटाइप है तो सबसे अच्छा है। किसका खुला है ये? तो ये तो जीनोटाइप सबसे अच्छा है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हेट्रोसिस। हेट्रोसिस हाइब्रिड सर एक बार फिर से बता दो सर। हाँ दोबारा सुन। फिर अब ये सुनो, मलेरिया रेजिस्टेंट कैसे है? हाँ सुनो अभी। HBN 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 HBS HBS HBS, ठीक है। ये जो लोग हैं ये वाले HBS ये ऐसे हैं, होमोजाइगस रिसेसिव है। तो किसके लिए रिसेसिव हो जाएगा? सिकल सेल एनीमिक ट्रेट के लिए। तो इन लोगों को सिकल सेल अनीमिया है, सिकल सेल अनीमिया। इनके जो आरबीसीज हैं वो सिकल शेप के हो गए, सिकल शेप के हो गए, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को अच्छे से कैरी नहीं कर पा रहा, अनीमिक है ये, दिक्कत है इनको। ये जो लोग हैं नॉर्मल है, बाय कॉनकेव आरबीसी है इनकी, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ये जो लोग हैं ये नॉर्मल है, ठीक है। इनकी जो आरबीसीज हैं बाय कॉनकेव है, लेकिन कुछ आरबीसी सिकल भी हैं और बाय कॉनकेव भी है, ठीक है। तो बाय कॉनकेव होने की वजह से जो आरबीसी कुछ बाय कॉनकेव है, तो उसकी वजह से अच्छे से ऑक्सीजन कैरी हो रही है, हीमोग्लोबिन कर रहा है, तो ये नॉर्मली कहलाएंगे। लेकिन ये जो लोग हैं इनको मलेरिया हो सकता है। मलेरिया साइकिल सर ने बताई होगी, जब पढ़ ली ना मलेरिया साइकिल। प्लाज्मोडियम साइकिल। हाँ सर यस सर, पूरा प्लाज्मोडियम की। ओके बेटा गुड। तो मलेरिया साइकिल पढ़ी है तुमने। तो यहाँ पे अच्छे से मलेरिया के पैरासाइट आएंगे आरबीसी में और अच्छे से अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, नंबर बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन इस वाले केस में जो होगा, इस वाले केस में क्योंकि कुछ आरबीसी सिकल शेप की हो चुकी है, यहाँ पर बायकॉनकेव भी है, सिकल शेप की हो चुकी है। तो जो मलेरियन पैरासाइट होता है यहाँ पे, मलेरियन पैरासाइट प्लाज्मोडियम जिसको बोलते हो, वो अपने यहाँ पे लाइफ साइकिल इस सिकल सेल शेप आरबीसी में नहीं कर पाता। मलेरियन पैरासाइट कैन नॉट ब्रेक हीमोग्लोबिन इन सिकल शेप, हीमोग्लोबिन। ठीक है। अब सिकल शेप आरबीसी में गड़बड़ करेगा, तो डेट मीन्स ये वाले जो लोग हैं हाइब्रिड वाले, ये नॉर्मल के साथ साथ मलेरियन रेजिस्टेंट भी हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये वाले लोग हैं ये भी मलेरियन रेजिस्टेंट है, लेकिन ये सिकल सेल एनीमिया से ही परेशान है। तो ये वाला जो जीनोटाइप है ये वाला, वो इनसे भी अच्छा है और इनसे भी अच्छा है। इन इनसे अच्छा क्यों? नॉर्मल है। और इनसे अच्छा क्यों है? क्योंकि मलेरियन रेजिस्टेंट है। तो इस कंडीशन को हम यहाँ पे बोलते हैं हेट्रोसिस। The superiority of the hybrid condition over the pure condition is called heterosis or hybrid vigor. Superiority of hybrid genotype over pure genotype is called hybrid vigor. Superiority of the hybrid genotype of pure the superiority of the hybrid genotype over, यहाँ पे over लिखना था, over pure genotype is called hybrid vigor, ये heterosis, ठीक है। इसको सुपर डोमिनेंस भी बोल देते हैं। तो सर फिर जब ये हाइब्रिड वाला सेल्फ को करेगा तो उनके तो होंगे ना सिकल सेल एनीमिक वाले। बिल्कुल उनके भी होंगे, सही बात है। हाँ, उनके में भी अगर ये सेल्फ ब्रीडिंग हो जाए तो उनमें भी सिकल सेल एनीमिया आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सही बोला तुमने, ठीक है। तो यस ऐसा होगा। तो आजकल अगर हम देखें ना, चलो इसमें इवोल्यूशन में तुम्हें सर बताएंगे, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन डायरेक्शन होता है, स्टेबलाइजिंग होता है, डिस्ट्रप्टिव होता है। तो ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का एग्जांपल है, इवोल्यूशन में पढ़ोगे तुम अभी, है। तो हम लोगों ने
कंप्लीट डोमिनेंस देखा, को डोमिनेंस देखा, इनकम्प्लीट देखा और सुपर देखा। तो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस जो था हमारा, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस कहाँ पर डेविएट करता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं बता पा रहा था और को डोमिनेंस नहीं बता पा रहा था। नेक्स्ट जो हमें जो पढ़ना है यहाँ पर, वो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स ही बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। ये क्या लॉ बोलते हैं, लिख लेते हैं। ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस contrasting alleles are separated so a gamete receives only one copy of each gene, ठीक है। so a gamete therefore, ऐसे लिखते हैं, therefore gamete is always, अभी समझाएंगे, is always pure, pure, pure for a particular character. That's why it is called as law of purity of gametes। इसका कहने का मतलब क्या है, अभी समझाते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है, इधर इस लाइन में क्या वर्ड्स हो रहे हैं, ये बोल रहे हैं हम कि सपोज करो एक जीनोटाइप है ये वाला, जब म्योसिस होगा तो गैमीट्स बनेंगे, तो जो कंट्रास्टिंग अलील्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। तो जब कंट्रास्टिंग अलील सेपरेट हो जाएंगे, रिडक्शन डिवीजन हो गया, तो गैमीट रिसीव्स ओनली वन कॉपी ऑफ अ जीन। ये जो जीन था इस गैमीट में इसकी एक ही कॉपी आई है, तो गैमीट तो हमेशा प्योर ही रहेगा। गैमीट हमेशा कैसे रहेगा, या तो डोमिनेंट कॉपी आ जाएगी या रिसेसिव कॉपी आ जाएगी। इसमें ऐसा तो गैमीट कभी हो नहीं सकता, ऐसा वाला गैमीट तो कभी हो नहीं सकता, ये तो गलत है। तो इस वाले केस में हम बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। गैमीट हमेशा प्योर रहेगा, गैमीट कभी हाइब्रिड या उस होमोजाइगस से हेटेरोजाइगस कंडीशन में नहीं आ सकता। दोबारा सुनेंगे, एक जीनोटाइप है ये, जब इसके गैमीट बनते हैं तो जो उसके कंट्रास्टिंग अलील से वो सेपरेट हो जाते हैं। जब कंट्रास्टिंग अलील सेपरेट हो जाएंगे तो जो गैमीट होगा, गैमीट रिसीव्स ओनली वन कॉपी ऑफ अ जीन। ये जो जीन था इसकी एक कॉपी आई इस गैमीट में, इसकी एक कॉपी आई इस गैमीट में, तो गैमीट हमेशा कैसे रहेगा, प्योर। तभी तो उसने बोला लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, ठीक है। तो बस यही बोल रहा है कि ड्यूरिंग द रिडक्शन डिवीजन जो गैमीट्स होते हैं वो क्या होते हैं, या कंट्रास्टिंग अलील्स होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं और गैमीट में केवल एक ही कंट्रास्टिंग अलील आएगा, ठीक है। अगर मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूं इस बेस पे, सुनना। सर ये तो सिर्फ मोनो हाइब्रिड के लिए ही होगा। डायहाइब्रिड के लिए भी होगा ना, जैसे ये है, डायहाइब्रिड सुनो, जैसे ये है, ये जीनोटाइप है, दो जीन्स हैं, तो इसके जो गैमीट्स होंगे वो ऐसे बनेंगे। तुम फोकलाइन मेथड से भी बना सकते हो, ये चार बनेंगे, ठीक है। अब इस गैमीट में देखो भाई, जो अलील्स है वो डिफरेंट है ना, ए जीन और बी जीन था, तो ए जीन आया, एक बी जीन का कॉपी आया, ए जीन की दूसरी कॉपी तो नहीं आई ना, ए जीन की दूसरी कॉपी तो नहीं आई, बी जीन की दूसरी कॉपी नहीं आई, लेकिन हाँ दोनों जीन की अलील की कॉपी आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम जीन की दूसरी कॉपी नहीं आनी चाहिए। इन सब में देखोगे तुम, चारों में एक एक कॉपी आई है हर एक जीन की, ठीक है। अगर ये ट्राई हाइब्रिड भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, तो तीन तीन कॉपी आती है एक एक जीन की, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। एक क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन से तुम्हें क्लियर हो जाएगा, और उसका आंसर करना, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following produce, ये ऐसे लिखते हैं, ये नहीं,
11 क्वेश्चन नहीं। select 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 odd one with respect to gamete। ठीक है, ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, अब select या select द करेक्ट गैमेट चूज कर लो। select द, इस क्वेश्चन को ऐसे कर लेते हैं, select द करेक्ट गैमेट। हाँ, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट गलत है। सेकंड एंड फर्स्ट हाँ, सेकंड, थर्ड। गलत। फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड। अच्छा बस अब मेरी बात सुनेंगे, आंसर ये होगा। सुनो, ये जो पहला ऑप्शन है उसमें ये देखो भाई, ये गैमेट कैसे हो सकता है? दोनों कॉपी आ गई एक ही गैमेट में। मैंने बोला था एक जीन की कॉपी आएगी, यहाँ तो एक जीन की दो कॉपी आ गई इस गैमेट में। गलत। इसमें देखो एक जीन की दो कॉपी आ गई। गलत। इसमें देखो एक जीन की दो कॉपी आ रही है। गलत। लेकिन इस वाले जीन, उसमें देखो गैमेट में एक जीन की एक ही कॉपी है, ABCD अलग अलग जीन है और एक एक कॉपी आ रही है, तो दिस इज द करेक्ट गैमेट। बाकी तो कोई गैमेट है ही नहीं है, बाकी ऑप्शन में कोई गैमेट नहीं, क्योंकि एक जीन की दो कॉपी आ ही नहीं सकती किसी गैमेट में। गैमेट जो होता है हमेशा प्योर होगा। कंट्रास्टिंग अलील जो होते हैं सेपरेट हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट गैमेट में चले जाएंगे। तो ये बाकी जो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन थे, इस प्रिंसिपल लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स को फॉलो नहीं कर रहे। तो इसका करेक्ट आंसर बेटा थर्ड होगा। इसको कोई डाउट पूछना है, इसको पूछो। सर बट उसमें एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव है, किसमें? मतलब कि जो आपने वो करे ना सर्कल, मतलब जैसे ए है उसमें तो डोमिनेंट है और दूसरे वाला ए है जो वो है रिसेसिव। हाँ, तो मैंने बोला था ना, जो गैमीट्स होते हैं, गैमीट में जो कंट्रास्टिंग अलील्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। ये दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे, दोनों कभी एक साथ नहीं आएंगे। सेम कॉपी ऑफ जीन कभी एक साथ नहीं आएगी, सेम कॉपी ऑफ जीन कभी एक साथ नहीं आएगी, याद रखना। चाहे वो जीनोटाइप कितना भी बड़ा हो। ठीक है, जैसे ये एक मैं जीनोटाइप बना देता हूँ, एक कैपिटल C स्मॉल c, तो इसमें ये वाला गैमीट हो सकता है, ये वाला गैमीट हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी गैमीट नहीं बनेगा इसमें। इसमें सेम कॉपी ऑफ जीन आ गई, ठीक है, तो सेम कॉपी ऑफ जीन कभी नहीं आएगी गैमीट में। और किसी को कुछ पूछना है? किसी और कुछ पूछना है बेटा? भाई एक जीनोटाइप बना लेते हैं। देखो मैं एक जीनोटाइप बना देता हूँ। सपोज करो ये एक जीनोटाइप बनाया मैंने, ठीक है, तो इसके कितने गैमेट्स बनने चाहिए? 2n, 2 4 गैमेट बनने चाहिए इसके। कैसे बनेंगे देखना जरा। पहला गैमेट बनेगा A स्मॉल c कैपिटल D। दूसरा गैमेट कैपिटल A स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d। तीसरा गैमेट स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c कैपिटल D। चौथा स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d। अब मुझे बताओ, ये जो 4 गैमेट बने, क्या इन गैमेट में सेम कॉपी ऑफ अ जीन कोई आई है? हर एक नहीं नो नहीं सर। सर। तो दिस इज द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ये लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्या बोलता है? कुछ नहीं है, म्योसिस है। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि म्योसिस की वजह से हुआ। म्योसिस की वजह से हुआ। म्योसिस उस वक्त मेंडेल ने डिस्कवर करी नहीं थी, मतलब म्योसिस के बारे में पता नहीं था लोगों को। उन्होंने तो नाम दे दिया लॉ ऑफ प्योरिटी गैमेट्स से, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है क्या? पूरी की पूरी मियोसिस है ये, इट इज टोटली मियोसिस। तो अगर मियोसिस तो एकदम करेक्ट है, तो इसी कारण इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स का कोई डेविएशन नहीं है, या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स का कोई डेविएशन नहीं है। देयर इज नो डेविएशन, ऑलवेज ट्रू, नो डेविएशन, ये हर जगह वैलिड है, ऑलवेज ट्रू। इसलिए जो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस का डेविएशन था जहाँ पे चैलेंज कर पा रहे थे, लेकिन इस पे तो चैलेंज कर ही नहीं सकते ना मेंडल को। मियोसिस, वो बात अलग है कि मेंडल मियोसिस नहीं बोलते थे, मियोसिस डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन प्योरली मियोसिस के बेस से बताया। भाई ये सब ऐसा क्यों पॉसिबल है? मियोसिस की वजह से ही पॉसिबल है बेटा। चलो खैर, तो ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एक एनसीईआरटी में लाइन लिखी है, हम पढ़ेंगे उसको भी। अब जैसे एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, से इसको हम बना लेते हैं, तो F1 जनरेशन में टॉल आएगा। तो मुझे बताओ, ये जो F1 जनरेशन में टॉल आया, तो दिस इज अ कंप्लीट डोमिनेंस, ठीक है। अब F1 की सेल्फिंग करा दे अगर हम, तो F2 जनरेशन आएगी। F2 जनरेशन में टॉल भी आ जाएगा और ड्वार्फ भी आ जाएगा। तो एक लाइन में लिखता हूं, उसको अंडरस्टैंड करेंगे बेटा। अपीयरेंस of both the characters in F2 generation is possible due to the segregation of alleles of F1 genotype। क्या ले सकते हैं? ड्यू टू द सेग्रीगेशन ऑफ, या ड्यू टू गैमेटोजेनेसिस, और ड्यू टू गैमेटोजेनेसिस। मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखी, अगर हम देखें, F1 जनरेशन में केवल एक ट्रेट आई थी, टॉल, ठीक है भाई। लेकिन जब इनकी सेल्फिंग कराई तो F2 में टॉल भी आ गया, डॉफ भी आ गया। तो ये दूसरी ट्रेट जो आई, F1 में तो नहीं आई थी ना, F1 में तो एक ही थी, लेकिन F2 जनरेशन में जो दूसरी ट्रेट आई, ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि जो F1 वाले जीनोटाइप थे, ये वाले कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके एलील सेपरेट आउट हो गए। जब इनके एलील सेपरेट आउट हो गए, अब क्या हुआ? जब एलील सेपरेट आउट हो गए, अब इनमें मिक्सिंग हुई, मिक्सिंग होने के कारण ये ड्वार्फ, ये जीनोटाइप और फिनोटाइप फिर से आया। तो अपीयरेंस, अगर क्वेश्चन आता है, ये appearance of both the characters in F2 generation is possible due to which law? Due to the law of segregation, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आता है कि if two pure contrasting trait are cross and only one trait appears in the F1 generation, F1 में केवल एक ही trait आ रही है, तो ये कौन से लॉ को प्रूव कर रहा है? डोमिनेंस, लॉ हाँ, ऑफ law of डोमिनेंस। 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 और ये फैक्टर्स पेयर में है, तो लॉ ऑफ पेयर फैक्टर, फैक्टर्स पेयर में, फैक्टर्स क्योंकि जीन्स तो बोलते नहीं थे, मेंडल फैक्टर ही बोलते थे, फैक्टर्स पेयर में है। तो ये किसको प्रूव कर रहा है? लॉ ऑफ पेयर फैक्टर। लॉ ऑफ डोमिनेंस F1 तक हो रहा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें पता पड़ रहा है F2 में, ठीक है। तो ध्यान रखना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का हमें एक्चुअली पता पड़ा F2 में। अपीयरेंस ऑफ बोथ द कैरेक्टर्स इन F2 जनरेशन इज पॉसिबल ड्यू टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ओनली, ठीक है। तो यही था हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, ना फिर आगे बढ़ते। चलो एक क्वेश्चन आंसर करना। सर हाँ बोलो बेटा, बोलो बेटा। सर ये शायद बहुत देर से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, माइक आवाज नहीं। बिल्कुल कुछ आवाज नहीं आ रही। हेलो, सर आवाज आ रही है? हाँ जी बेटा, बोलो बोलो। सर ये पॉलीप्लॉइड के भी एप्लीकेबल है सर? ये किसके लिए? डिप्लॉयड के लिए? ऑर्गेनिज्म। पॉलीप्लॉइड्स के लिए? यस सर। पॉली, हाँ बिल्कुल 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 डेफिनेटली। अगर भाई अब मुझे बताओ मुकुल, ये वाला चीज देखो, एक मिनट, कहाँ गया बोला, ये वाला देखो, ये जो कंडीशन थी बेटा, ये पॉलीप्लॉइड वाली बनाई थी मैंने, टेट्राप्लॉइड था ये,
और टेट्राप्लॉइड में भी देखो वैलिड है, जो जितने भी गैमीट बने थे वो प्योर बने थे, कोई उसकी कॉपी नहीं आई थी, सेम जीन की दूसरी कॉपी नहीं आई थी एक गैमीट में। तो ये सबके लिए वैलिड है बेटा। मैंने बोला देयर इज नो डेविएशन, देयर इज नो डेविएशन, ऑलवेज ट्रू। म्योसिस तो हमेशा ट्रू होगा, ठीक है, इसके लिए कोई, इस लॉ की कोई डेविएशन ही नहीं है, हमेशा ठीक रहेगा, ये बिल्कुल वैलिड है पॉलीप्लॉइड के लिए। ओके सर। अच्छा क्वेश्चन का आंसर करो जरा, बहुत इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following will produce maximum types of gamete? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। यस बताओ। दूसरा ऑप्शन। ऑप्शन होगा सर। कौन सा सेकंड बताओ? सर सेकंड। सर सेकंड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सेकंड ऑप्शन सही है। बाकी हाँ, टूरिस्ट पावर एन लगा देना तो सेकंड सबसे सही है, सही है बेटा, सही है बेटा। तो ये हमारा कंप्लीट होता है बेटा लॉ ऑफ सर एक बार ये बता दो, समझ नहीं आया। मैंने बताया था गैमेट्स बनाने का फॉर्मूला टू रेस्ट पावर एन, इधर टू रेस्ट पावर एन लगाओ, कितने हेड हो जाएगा स्पेयर, एक भी नहीं है, टू रेस्ट पावर 0 इज 1, इसका गैमेट एक ही बनेगा, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें कितने हेड हो Yes. जाएगा स्पेयर, 2 है, तो टू रेस्ट पावर दो। 2 मतलब 4 गैमेट बनेंगे। इसमें देखो टू रेस्ट पावर, बेटा टू रेस्ट पावर कितना आएगा, 0, एक ही बनेगा। इसमें कितना आएगा, टू रेस्ट पावर 1, 2 ही बनेंगे, तो 4 बन गए ना सब। नेक्स्ट नेक्स्ट लॉ जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें टाइप्स है ना क्या बेटा? सर, इसमें तो टाइप्स पूछे ना, मतलब हाँ टाइप्स पूछे। सर तो जो होमोजाइगोट होंगे, मतलब होमो वाले होंगे, वो नहीं बनाएंगे गैमेट्स एक भी, मतलब बनाएगा, जैसे ए बी। एक बनाएगा ना, बोलो जैसे ये अलग हो गया, ये पूरा हो जाएगा सर। फोर्थ वाले एक बार बताना क्या क्या गैमेट्स बनेंगे। फोर्थ वाले के बना लेते हैं, देखो फोर्थ वाले के गैमेट बना रहे हैं, मैं ऐसे ही बना लेता हूँ, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल एन, सॉरी कैपिटल एन और कैपिटल डब्ल्यू, एक गैमेट ये बने, एक गैमेट हो गया। हाँ सर, मनु हो गया, क्लियर, मैं हर एक से बना। चलो हाँ सर ओके। ठीक है। हाँ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे जो पढ़ने जा रहे हैं हम, आगे पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो लास्ट लॉ है इनका। तो लास्ट लॉ पढ़ने से पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, ठीक है, ये डायहाइब्रिड क्रॉस, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका ही सारा ये समझना बहुत जरूरी है, इसी से ही सारी तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। और जेनेटिक्स का मतलब जेनेटिक्स ये आना चाहिए, जेनेटिक्स को आने के लिए ये लॉ तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। अब सुनना, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स मतलब दो, अब तक हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे थे, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन पढ़ रहे थे। तो मेंडल ने क्या काम किया था, लिख देते हैं, टू वेरीफाई हिज रिजल्ट्स of monohybrid cross, to verify his results of monohybrid cross, Mendel also crossed pea plant differing in two character, मतलब डायहाइब्रिड क्रॉस मतलब मेंडल ने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को वेरीफाई करने के लिए उन्होंने दो जीन्स ले लिए, क्योंकि मोनोजेनिक था, एक जीन एक ट्रेट को कंट्रोल करेगा, तो दो करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए दो जीन चाहिए, तो उन्होंने दो जीन्स का क्रॉस कराया, ठीक है। जब कराया उन्होंने क्या देखा, मेंडल फाउंड
Mendel found that inheritance of one pair of alleles, inheritance of one pair of alleles, या मैं सीधा लिखता हूँ वन करेक्टर। ध्यान रखना, वन पेयर ऑफ एलील्स मतलब जीन्स हो गए ना, एक जीन में दो पेयर होंगे। वन पेयर ऑफ एलील्स या वन करेक्टर does not interfere in the inheritance of other pair of alleles, other pair मतलब सेकंड करेक्टर। अब इनका क्या मतलब हुआ? मेंडल ने देखा जब दो जीन्स लिए तो उन्होंने मेंडल फाउंड दैट वन पेयर ऑफ एलील्स मतलब वन करेक्टर डज नॉट इंटरफेयर इन द इनहेरिटेंस ऑफ अदर करेक्टर। ये क्या बात हुई? ये कुछ ऐसी बात हुई, सुनना जरा ध्यान से। जैसे सपोज करो, ध्यान सुनेंगे भाई, समझाने के लिए तुम्हें, अगर हम एक कॉइन को टॉस करें तो मुझे बताओ जब कॉइन को टॉस किया तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 50%। 50%। सही बात। पहला इवेंट, ये फर्स्ट इवेंट था। सेकेंड इवेंट, कॉइन को टॉस किया, फिर से टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 50% होगी। 1/2 50%। सर 50। अगर मैं ये ऐसा जाऊं, बेटा सुन लेना, ये प्रोबेबिलिटी है भाई, मैथ्स यूज करी थी उन्होंने। अगर मैं ऐसा करता हूँ 100 इवेंट पे आ गया, 100th इवेंट पे, फिर को कॉइन को टॉस करता हूँ, फिर से टेल आने की प्रोबेबिलिटी सेम ही रहेगी, 1/2 ही रहेगी, 50%। तो मतलब मैं कितनी बार भी कॉइन को टॉस कर लूं, टेल आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 ही रहेगी, चेंज हो ही नहीं सकती। तो एक इवेंट, ये जो फर्स्ट इवेंट था वो दूसरे इवेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, या तीसरा इवेंट दूसरे इवेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, या चौथा इवेंट तीसरे इवेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। ये सारे के सारे इवेंट जो हो रहे हैं इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंटली आ रहे जा रहे हैं और एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं कर रहे, एक दूसरे को कुछ इंटरफेयर नहीं कर रहे। अगर ध्यान सुनेंगे, अगर मैं पूछूं व्हाट इज द कंबाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग टेल इन फर्स्ट एंड सेकेंड इवेंट, what is the combined probability of coming tail in first and second event? सर ये भी 50%। 50%। सर 50%। प्रोबेबिलिटी किसने पढ़ी है? किसी ने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है क्या? मैथ्स? हाँ सर पढ़ी है। यस यस सर। प्रोडक्ट रूल, प्रोबेबिलिटी का 1/25% आएगी सर। हाँ, प्रोडक्ट रूल बोलता है। अब सुन लेना जरा, प्रोबेबिलिटी, थोड़ा मैथ्स भी यूज होगी ना, मेंडल को तभी तो लोग नहीं समझ पाते थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियसली occurrence, probability of simultaneously occurrence of two independent events is product of their individual event। तो भाई इवेंट वन का जो इंडिविजुअल इवेंट की टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 थी, इवेंट 2 की टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 थी, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो तो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1/4। लिखा है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियसली अकरेंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट इवेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल इवेंट। तो यही प्रोडक्ट रूल है प्रोबेबिलिटी का। तो दोनों केस के अगर कंबाइन निकाले तो 1/4 आ जाएगी, सही बात। वैसे सब में क्या आ रही है? 1/2। तो मेंडल क्या बोलते थे? अब मेंडल पे आते हैं जरा। मेंडल क्या कहते थे कि अगर कोई एक करेक्टर है, अगर कोई करेक्टर, जैसे हाइट का करेक्टर ले लिया, कैपिटल टी और स्मॉल टी, F1 जनरेशन में ये आएगा, F2 में ये आएगा। रेशियो क्या आएगा? 3:1 आएगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। एक करेक्टर लिया उन्होंने, सेकंड करेक्टर सीड कलर ले लिया,
सीड कलर येलो और ग्रीन। तो F1 में येलो आएगा, F2 में क्या आएगा बताओ? 3:1, 3 येलो और 1 ग्रीन। ठीक है, अब भाई 3:1 यहाँ पे भी आ रहा है, 3:1 यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं इन दोनों की मतलब जो हाइट का करेक्टर है वो सीड कलर को इंटरफेयर नहीं कर रहा है, और वाइस वर्सा सीड कलर हाइट के करेक्टर को इंटरफेयर नहीं कर रहा है। अब इन दोनों को अगर मैं प्रोडक्ट निकालू ना, 3:1 को 3:1 से मल्टीप्लाई करूं, देखना 1:1, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 9 3 3 1 रेशियो आएगा डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो। अब इसको मैं अभी आगे बताऊंगा, अभी इस वाले पेज को मैं दोबारा से बताऊंगा तुम्हें, मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, अभी दोबारा से आएंगे, देखना जरा। तो इन्होंने क्या काम किया, मेंडेल ने, अब मैं यहाँ पे ना बेस्ड अपॉन द मेंडेल, मैं यहाँ पे सीधा लिखता हूँ प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, असॉर्टमेंट का मतलब होता है सेपरेट होना, सेपरेशन। ठीक है, ये जो प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है ये हमेशा जो वैलिड रहेगा डायहाइब्रिड क्रॉस में या डायहाइब्रिड से ज्यादा, मतलब इट इज वैलिड ओनली फॉर 2 or more जीन्स। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही जीन है ना, एक ही जीन को कैसे सॉर्ट करोगे? हाँ, 2 जीन होंगे तो हम कर सकते हैं, 3 जीन होंगे तो कर सकते हैं। तो इट इज वैलिड ओनली फॉर 2 or more जीन्स। ठीक है, क्या कहता है लिख लेते हैं एक बार, डेफिनेशन थोड़ी बड़ी है। व्हेन वी कंसीडर्ड द इनहेरिटेंस ऑफ 2 or more करेक्टर्स, भाई एक करेक्टर एक जीन से कंट्रोल होता है, तो 2 or more करेक्टर मतलब 2 or more जीन्स, देन द genes for one character या then the alleles for one character are distributed in the gametes and subsequently in the progeny and अभी समझ आएगा ये, and subsequently in the progeny irrespective of alleles for other character। ये पूरी डेफिनेशन अभी समझ आएगी एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, अब इन्होंने जो ये समझाया, कैसे समझाया मैं तुम्हें क्रॉस करके बताऊंगा बेटा। तो वो क्रॉस थोड़ा डायहाइब्रिड क्रॉस करना पड़ेगा हमें उसके लिए, तो मैं एक लाइन और लिखूंगा यहाँ पे। अच्छा ठीक है, इसको हम क्रॉस करके ही बताते हैं, अभी हम पे है थोड़ा टाइम। देखो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे सपोज करो 2 जीन्स लिए इन्होंने, राउंड येलो सीड। ठीक है, राउंड येलो सीड, 2 करेक्टर हो गए, सीड राउंड है और येलो है। एक ली रिंकल ग्रीन सीड, तो 2 जीन्स रिंकल ग्रीन। ठीक है, चलो मान लिया ये पेरेंट्स थे, इनके गैमीट्स बनाएंगे तो क्या बनेंगे, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, इनका स्मॉल आर और स्मॉल वाई। F1 जनरेशन आ जाओ, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो इसका फिनोटाइप क्या बनेगा, राउंड येलो। भाई कंप्लीट डोमिनेंस ना, उन्होंने मेंडल ने क्या बोला था, व्हेन 2 प्योर कंट्रास्टिंग टेट आर क्रॉस देन द टेट व्हिच अपीयर इन द F1 जनरेशन इज द डोमिनेंट वन। तो राउंड येलो आ गई, डोमिनेंट ये था तो ये आ गया। अब हमें F2 जनरेशन में जाना है, तो F2 जनरेशन में जाने के लिए F1 की क्या होनी चाहिए, सेल्फिंग सेल्फ पॉलिनेशन, तो मतलब इसका ये होना चाहिए। तो अब मुझे बताओ इस वाले का गैमीट्स बना लो जरा, इसके 4 गैमीट बनेंगे,
तो तुम 2n से 4 गैमेट बना सकते हो, फोक लाइन से भी बना सकते हो। कैसे, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ यहाँ पर। एक तो गैमेट ये बनेगा, ठीक है, एक गैमेट ये बनेगा, ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई है ये, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। एक गैमेट ये बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, एक गैमेट बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम गैमेट इस साइड से भी यही बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब प्रोजेनी बनाएंगे हम, F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में आने के लिए तो इन 4 गैमेट की मिक्सिंग करानी, इन 4 से। तो तुम पनट स्क्वायर से भी कर सकते हो, मैं इसका शॉर्टकट मेथड तुम्हें बताऊंगा। पनट स्क्वायर से कैसे कर सकते हो, तुम लोगों ने पढ़ा था 10th क्लास में कि भाई ये यस सर। यहाँ लिख दो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम यहाँ लिख दो, 10th क्लास में पढ़ा था ना। जब तुम करोगे तो 16 प्रोजेनी आ जाएंगी, आ जाएंगी। यस सर। यस सर। हाँ, तो तुम लोगों का होमवर्क है, तुम ना 16 प्रोजेनी बनाना। बाकी मैं तुम्हें जो पूरा आगे जो होगा वो मैं थोड़ा आगे कल बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा आगे लेंदी जाएगा प्रोसेस। तुम्हें इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा। खैर, आज जो हमने पढ़ा ना अब तक, आज हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा था। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस में अगर तुमसे कोई फर्क पूछे तो बता सकते हो क्या फर्क है? कोई बताएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कंप्लीट और को डोमिनेंस में क्या फर्क है? सर कोडोमिनेंस में तो दोनों ट्रेट्स आते हैं और कोडोमिनेंस की इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मिक्सिंग होती है कैरेक्टर्स की। बिल्कुल सही, विद एग्जांपल तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमने सुपर डोमिनेंस पढ़ा, जिसमें जो हाइब्रिड कंडीशन होती है वो प्योर से अच्छी होती है। जैसे ये वाला जो हाइब्रिड कंडीशन ये थी, नॉर्मल भी थे और मलेरियन रेजिस्टेंट भी थे, तो ये कंडीशन बेस्ट है, ठीक है। तो दिस इज द हाइब्रिड विगर और हाइड्रोसिस कंडीशन। उसके बाद हमने प्योरिटी ऑफ सेग्रीगेशन, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमेट्स पढ़ा। ये पूरा का पूरा मेयोसिस पे बेस्ड था। भाई मेयोसिस होती है तो जो अलील्स होते हैं वो सेपरेट तो होंगे ही होंगे ना रिडक्शन डिवीजन में, तो इसका कोई डेविएशन भी नहीं है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन कर लिया था हमने। फिर हम जो आए थे हम दैट इज द, अच्छा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की वजह से अपीयरेंस दोनों टाइप के फिनोटाइप आ जाते हैं F2 जनरेशन में। अपीयरेंस ऑफ द बोथ द टाइप्स ऑफ फिनोटाइप इन F2 जनरेशन इज ओनली ड्यू टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, फिर हम इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स पढ़ रहे थे, तो उसके बारे में हमने कुछ प्रोबेबिलिटी का रूल पढ़ा है। अगर हम एक इवेंट में कॉइन को टॉस कर रहे हैं, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, हर एक इवेंट में यही रहेगी। प्रोडक्ट रूल पढ़ा है यहाँ पर, इसको रिवाइज करना, ठीक है। और प्रिंसिपल इंडिपेंडेंस ऑर्डर की डेफिनेशन लिखी है, इसको क्लियर करेंगे इस एग्जाम्पल से। जो हमने लिखा वो कल कंटिन्यू करेंगे बेटा आगे, ठीक है। अभी नहीं हो पाएगा पूरा। किसी को कोई और डाउट हो तो पूछ सकता है।